कहते हैं जी, दुनिया में अगर इंसान किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है तो उसको मौत कहते हैं। और हर इंसान चाहता है कि वो लंबे समय तक जिए और जिंदा रहने के लिए मौत के अंतिम क्षणों में संघर्ष भी काफी करता है, क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले अपने आप को जिंदा रहने के लिए जो उन्होंने उस समय जद्दोजहद की, उसकी कहानी आप सुन के सहम से जाएंगे। और ये 72 यानी 72 डेज की वो संघर्ष की कहानी है जब एक फ्लाइट क्रैश हो गया था और उन दो लोगों ने जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के मांस को तक खाया था और वो बन गए सर्वाइवल के रियल हीरो। तो ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। समय था 13 अक्टूबर साल 1972, जब उरुग्वे की रग्बी टीम को ओल्ड क्रिश्चियन क्लब यानी चिली की टीम के साथ मुकाबला करना था, यानी मैच खेलना था। और तब उरुग्वे की टीम 12 अक्टूबर सन 1972 को चिली जाने के लिए प्लेन पे सवार होती है। उरुग्वे के 19 प्लेयर और उनके साथ उनके मैनेजर और उनके मालिक और कुछ दोस्त, तो कुल मिला के उस प्लेन में लगभग 45 लोग सवार हो गए थे। और जब विमान उड़ान भरती है सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन मौसम थोड़ा गड़बड़ रहता है। लेकिन जब प्लेन ऊपर आसमान में रहता है तो कुछ समय बाद मौसम खराब होने लगता है। उसके बाद प्लेन को चिली की जगह अर्जेंटीना में उतारा जाता है, क्योंकि मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। और जब ये प्लेन अर्जेंटीना में लैंड होती है तो यहाँ पे मौसम के साफ होने का इंतजार किया जाता है। और अगले दिन समय आता है 13 अक्टूबर साल 1972 का, और समय होता है 2:18 दोपहर का। प्लेन अर्जेंटीना से उड़ान भरता है और चिली के लिए निकलता है। और जब कुछ देर विमान को उड़ान भरते हुए हो जाते हैं, फिर वो ग्लेशियर के ऊपर पहुंचता है, जिस पर्वत का नाम होता है एंडीज हिल। ये काफी खतरनाक ग्लेशियर होता है, लेकिन जो विमान के पायलट होते हैं 29 बार का एक्सपीरियंस होता है इस ग्लेशियर से ऊपर से प्लेन को ले जाने का। लेकिन उस दिन गलती ये होती है कि उस दिन विमान वो पायलट नहीं चला रहा होता है जिसको 29 साल का अनुभव होता है। विमान उसका को पायलट चला रहा होता है, जिसको ज्यादा अनुभव नहीं होता है उस ग्लेशियर को पार करने का। और मौसम भी उस समय कुछ ज्यादा ही खराब होने लगता है। लेकिन जैसे तैसे विमान को पायलट ने तूफान से तो पार किया और चिली के सैंटियागो एटीसी को संपर्क किया विमान लैंडिंग करवाने के लिए, यानी प्लेन को लैंड कराने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये होती है कि सैंटियागो एटीसी को पायलट की बात सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे रडार पे कोई फ्लाइट दिखती ही नहीं है। लेकिन तभी को पायलट ने एक गलती कर दी होती है कि वो समझता है कि रनवे नीचे ही है और को पायलट प्लेन को नीचे लैंड करने लगता है और विमान एंडीज पहाड़ी से टकरा जाती है। और जैसे ही पिछला हिस्सा टूटता है, विमान में बैठे 2 क्रू मेंबर और 3 मुसाफिर गिर जाते हैं। यानी उस विमान में बैठे 45 लोग थे और 5 लोग नीचे गिर जाते हैं और अब विमान में केवल 40 लोग ही बचते हैं। और जैसे ही विमान का पिछला हिस्सा टूटता है, प्लेन का संतुलन बिगड़ता है और वो करीब पहाड़ी से टकराते हुए 200 मीटर तक घसीटते हुए जाता है और प्लेन 2 भागों में टूट जाता है। इस हादसे में जो मेन पायलट होता है उसकी मौत हो जाती है। और जब इतना भयानक हादसा होता है तो उसमें 12 लोगों की मौत तुरंत हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इसमें 35 लोग फिर भी बच जाते हैं, विमान के 2 टुकड़े होने के बावजूद भी। लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर -20 से भी ज्यादा होने के कारण 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। और इधर चिली एटीसी रडार में प्लेन के गायब होने के कारण अगले दिन सर्च ऑपरेशन का काम शुरू कर देती है और 4 विमानों को सर्च ऑपरेशन में लगाया जाता है उस प्लेन को ढूंढने के लिए। लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। और फिर आता है दूसरा दिन, और दूसरे दिन 3 देशों के 11 विमान को सर्च ऑपरेशन में लगाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है, जब वो सर्च विमान उस क्रैश हुए विमान को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जहां प्लेन क्रैश हुआ होता है उस जगह पे बचे हुए लोग उस सर्च विमान पे आवाजें लगाते हैं, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा पड़ी होती है कि सब कुछ सफेद दिखाई देता है और जो क्रैश हुआ विमान होता है वो भी सफेद होता है, जिसकी वजह से क्रैश विमान के बारे में पता ही नहीं लगता है और ना ही लोगों का पता लगता है। और ऐसा 3 बार होता है जब क्रैश विमान के लोगों को सर्च फ्लाइट दिखती है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। और अफसोस की बात ये होती है कि 8 दिन चले इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है और माइनस में टेम्परेचर होने के कारण सभी लोग मर गए होंगे, यानी वो जिंदा नहीं होंगे।
और फिर सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया जाता है कि गर्मियों में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और उनके शवों को ढूंढा जाएगा। लेकिन अब एंडीज पहाड़ी पे बचे हुए जो यात्री थे, जो -20 टेम्परेचर में अपने जीवन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वे टूटे हुए फ्लाइट के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और जहाज को सील करने की कोशिश करते हैं ताकि हवा से बचा जाए। और उस विमान में 2 मेडिकल के भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत मेडिकल की किट होती है, जिनकी सहायता से वो घायलों को बचाने में लग जाते हैं। धीरे धीरे अब दिन बीतते हैं और आता है 9वां दिन, और उस दिन एक और व्यक्ति की मौत हो जाती है। और अब 9वें दिन के बाद जंग शुरू होती है जिंदा रहने की, यानी असली सर्वाइवल की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि अब विमान में खाने के लिए भी कुछ ज्यादा सामान नहीं बचा हुआ था और उनके पास खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 चॉकलेट के डिब्बे थे, जैम की 3 बोतलें थी, खजूर थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे और कुछ बोतलें वाइन की पड़ी हुई थी। और उनके पास जो भी बचा हुआ पानी था अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो चुका था। और अब विमान में केवल 27 लोग बचे हुए थे और अब विमान में जो भी सामान था वो 27 लोगों में बराबर बराबर बांटा जाने लगा। और पानी पीने के लिए उन्होंने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। लेकिन तभी 11वें दिन कुछ ऐसा होता है कि एक शख्स को विमान में पड़ा हुआ रेडियो मिलता है और वो जैसे उस रेडियो को लेके बाहर निकलता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब उनकी शायद जान बच जाएगी। लेकिन वो रेडियो खराब होता है। फिर लग जाते हैं उस रेडियो को बनाने में और जैसे तैसे वो रेडियो बनता है। एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि सिर्फ उस रेडियो में मैसेज आ सकता है, मैसेज जा नहीं सकता। और रेडियो जैसे ही सही होता है, एक शख्स उसकी आवाज सुनता है कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है। और इस न्यूज को वो विमान के सभी यात्रियों को सुनाता है कि ये एक हमारे लिए गुड न्यूज है। लेकिन तभी सारे लोग भड़क जाते हैं कि ये गुड न्यूज कैसे है। तब वो शख्स इसलिए कहता है कि ये गुड न्यूज इसलिए है कि अब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। और फिर सारे हताश बैठने लगते हैं और धीरे धीरे फिर खाना खत्म होने लगता है। और खाना नहीं होने के कारण लोग अब प्लेन की सीट पे लगा लेदर का कवर फाड़ के खाने लगते हैं। लेकिन इसको खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं और उनमें से कई लोग मरने भी लगते हैं। फिर आता है तारीख 29 अक्टूबर और उस दिन उस पहाड़ी पर एक और बर्फीला तूफान आता है और उस प्लेन को जैसे तैसे उन्होंने जो सील किया होता है खुद को बचाने के लिए, वो एक बार फिर टूट जाता है और इस तूफान में 8 अन्य लोग मर जाते हैं। और अब सिर्फ बचते हैं 19 लोग और अब उनके पास ना खाने के लिए कुछ बचा है, ना पीने के लिए पानी बचा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ और बर्फ रहती है। और उसके बाद एक ऐसा निर्णय लिया जाता है जो काफी खतरनाक, खौफनाक है, जिसके बारे में आप सोच के डर जाएंगे। लेकिन जिंदा रहने के लिए वो इस कदम को भी उठाते हैं और अपनी भूख को खत्म करने के लिए या कहें जिंदा रहने के लिए वो फैसला करते हैं कि जो बाहर हमारे दोस्तों की लाशें पड़ी हुई हैं उनको हम खाएंगे। उसके बाद प्लेन के जो कांच के टुकड़े पड़े होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है और लाशों को काटा जाता है और फिर इसके बाद वो उन लाशों को खाना शुरू करते हैं। और ऐसे ही समय बीतता जाता है, यानी 34वें दिन एक और शख्स की मौत हो जाती है और अब बचते हैं केवल 18 लोग। ऐसे ही करते करते बीत जाते हैं 2 महीने और उस विमान में बैठे 43 लोगों में से मात्र बचते हैं 16 लोग। यानी 2 महीने बीत जाने के बाद उन 16 लोगों का जो वजन होता है वो काफी आधा हो जाता है, वो काफी कमजोर हो जाते हैं और उनमें से कई लोग अब जीवन जीने की जो आस है वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन 60वें दिन होता है कुछ चमत्कार। 2 रग्बी प्लेयर जिनका नाम होता है नेड और कैनेसा, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर हम यहीं बैठे रहें हाथ पे हाथ रख के तो हम भी एक दिन मर जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, अपने आप को और बचे हुए लोगों का जान बचाना है। तभी एक तीसरा शख्स भी आके उनके साथ मिल जाता है और कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। फिर वो तीनों मिलके ये निर्णय लेते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, क्योंकि बर्फ ज्यादा होने के कारण हाथ पैर गलने का खतरा रहता है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं ठंड से बचने के लिए जो फ्लाइट की सीट होती है बची खुची उसको फाड़ते हैं और जो उनके दोस्तों की लाशें होती हैं उनके कपड़ों को निकालते हैं, पहनते हैं ठंडियों से बचने के लिए। और फिर ये तीनों निकलते हैं जिंदगी की आस में और फैसला ये होता है कि ये पश्चिम की तरफ जाएंगे और ये 3 दिन तक चलते रहते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद इनके पास
पास बचा हुआ जो खाना है यानी जो इंसानी मांस है वो खत्म होने लगता है। ऐसे टाइम पे उन्होंने तय किया कि जो तीसरा शख्स है वो लौट जाए। और अब इन दोनों प्लेयर्स को चलते चलते 8 दिन बीत चुके थे और ये काफी थके हुए थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसी पहाड़ी दिखी जहां बर्फ नहीं था और ये जैसे तैसे उसी तरफ चलने लगे और ये 10वें दिन उस पहाड़ी पे पहुंचे जहां पे हरियाली थी, बर्फ बिल्कुल भी नहीं थी। यानी 21 दिसंबर सन 1972 को उन्होंने जिंदगी की हरियाली देखी और वो दोनों इतने खुश थे और उतने ही ज्यादा बीमार थे कि उनसे बोला नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे वो चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे, तभी उनको दूसरी तरफ खड़े 3 लोग दिखाई दिए और ये दोनों प्लेयर्स पूरी जान लगा के तेजी से चिल्लाए, लेकिन नदी के पानी में इतना ज्यादा शोर था कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन तभी नदी के उस पार खड़े उस 3 व्यक्तियों में से किसी एक को आभास होता है कि वो 2 व्यक्ति कुछ कहना चाहते हैं। वो पीछे मुड़ते हैं और उनको देखते हैं और वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी आवाज उन तक नहीं पहुंचती है क्योंकि पानी का शोर इतना ज्यादा था कि आवाज दब जाती है। और ऐसे में उन 3 शख्स में से एक शख्स पेंसिल और कागज को पत्थर के टुकड़े में बांध के नदी के उस पार फेंकता है और उसमें उनकी जानकारी के बारे में पूछता है, आखिर तुम लोग हो कौन, यहाँ कैसे आए। और जैसे ही वो कागज उन रग्बी प्लेयर्स के पास पहुंचता है, उसमें वो लिखना शुरू करते हैं कि हम उरुग्वे के रग्बी टीम के खिलाड़ी हैं और उनकी प्लेन क्रैश हो गई थी और हमारे अभी भी कुछ साथी जिंदा हैं और मदद की आस में अभी भी बैठे हुए हैं और हम दोनों उनके लिए मदद लेने आए हैं और खुद की जान बचाने के लिए भी। और हमारी बात आप सही लोगों तक पहुंचा दे ताकि हमारी मदद मिल सके और हमारे दोस्तों की जान बच सके। ऐसा सब लिख के रग्बी के प्लेयर्स उस कागज को पूरी जान लगा के नदी के उस पार फेंकते हैं और नदी के उस पार खड़े वो शख्स उस कागज में लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं और इशारों में कहते हैं कि हम आपकी सहायता टुमारो करेंगे, यानी कल करेंगे। और अब उन दोनों के लिए वो रात बितानी काफी लंबी साबित होती है और जैसे तैसे जिंदगी की आस में वो एक रात बिताते हैं और अगले दिन पुलिस, एम्बुलेंस और चिली अथॉरिटी भागकर वहां पहुंचती है। इन दोनों प्लेयर्स को पिक किया जाता है और अस्पताल लेके जाया जाता है और उनके थोड़े से ठीक होने के बाद इन दोनों प्लेयर्स को हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है और सर्च ऑपरेशन एक बार फिर शुरू होता है। लेकिन वो पहाड़ी इतनी ऊंची होती है कि वहां पे सिर्फ एक ही चॉपर उतर सकता है और उसमें केवल 7 लोग ही आ सकते हैं। फिर जो सबसे गंभीर 7 लोग होते हैं उनको उस चॉपर में डाला जाता है और उनको प्लेन से अस्पताल भेजा जाता है और अगली सुबह जो बचे हुए लोग होते हैं उनको लाया जाता है। यानी कुल मिला के 72 दिन की जीवन की संघर्ष को जीतते हुए 16 लोग बच जाते हैं। तो ये प्लेन क्रैश की एक अजीब सी लेकिन सच्ची कहानी है जो जीवन जीने की आस को बढ़ाती है। तो ये तो रही एक सच्ची घटना पे आधारित एक प्लेन क्रैश की कहानी। तो अगर ये वीडियो और ये कहानी आपको अच्छी लगी और आपने यहाँ तक देख लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए ताकि हम आपके पास अगली बार पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।